नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का ELS के टीचिंग पोर्टल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने जो बातें आपसे शेयर की हैं उसके माध्यम से आप सबको पता चल गया होगा कि टीचिंग पोर्टल पर जो डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो DSSB कंडक्ट करता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कंडक्ट करता है, या अन्य राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं शिक्षकों के तैयारी के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उस संदर्भ में एक श्रृंखला मैंने शुरू की है, जिसमें मेरा उद्देश्य ये है कि आप अगर डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसकी रणनीति क्या रहे, उस पर विस्तार से आपको एक जानकारी देना। इस संदर्भ में मैंने अब तक आपको DSSB की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वो PRT की परीक्षा है, चाहे वो TGT की परीक्षा है या PGT की परीक्षा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसके क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इस सब पर आपसे बातें शेयर कर चुका हूं। आज उसी श्रृंखला में मैं एक नई कड़ी जोड़ रहा हूं, जिसमें आपसे ये शेयर करने जा रहा हूं कि अगर कोई अभ्यर्थी जो PGT की यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षाओं की तैयारी में लगा है और वो भूगोल का व्याख्याता बनना चाहता है, यानी भूगोल विषय के साथ वो जो है लेक्चरर बनना चाहता है, तो उसके लिए जो है भूगोल विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो थंबनेल के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा विषय है PGT ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल विषय में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का सपना देखते हैं या उसके लिए आप आवेदन करते हैं तो भूगोल विषय की तैयारी कैसे की जाए। खासकर जो DSSB की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं वो जानते हैं कि उनका जो पेपर का पहला सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेक्शन होता है, वो एक कॉमन पेपर होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और GS सभी तरह के विषय होते हैं। लेकिन जो आपका सेक्शन B पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न या स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर फोकस क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप PGT ज्योग्राफी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो सेकेंड सेक्शन होगा उसमें पूरी तरह से ज्योग्राफी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और DSSB ही क्यों, आप KVS के लिए भी अगर आवेदन कर रहे हैं PGT ज्योग्राफी में, या आप उत्तर प्रदेश में जो PGT ज्योग्राफी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर PGT के स्तर पर इस विषय को ऑप्ट करता है उसकी पढ़ने की रणनीति लगभग एक जैसी ही होगी, क्योंकि ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट कंटेंट वो सभी परीक्षाओं के लिए सिमिलर है। टीचिंग पोर्टल पर ये बात अलग है कि उनमें थोड़े थोड़े से फर्क आ जाते हैं, लेकिन जो इसका कोर एरिया यानी जो इसका मुख्य क्षेत्र है उसमें आप काफ़ी सिमिलरिटी पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने एक संशोधित पाठ्यक्रम रखने जा रहा हूं, उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आप क्या पाठ्यक्रम अपनाएंगे, आपका पाठ्य विवरण क्या होगा, यानी आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, खासकर ज्योग्राफी विषय को लेकर के। अब अगर हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि ज्योग्राफी के कंप्लीट कंटेंट को हम अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी माध्यम से आपका पूरा पाठ्यक्रम सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। भूगोल यानी ज्योग्राफी। देखिए, भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप अलग अलग यूनिट में बांट सकते हैं, इकाइयों में बांट सकते हैं और उसी के अनुरूप अपना एक संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, एक मॉडिफाइड सिलेबस बना सकते हैं। देखिए, एक तो आयोग द्वारा जो भी परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी होती है उसके द्वारा भी एक पाठ्यक्रम आपके सामने रखा जाता है, और सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई की योजना तैयार करें। लेकिन उस पाठ्यक्रम में भी एक संशोधन आप कर सकते हैं। आप अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसी पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए कंटेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक सिस्टमैटिक अप्रोच में पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा जा सकता है। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसका संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने का एक बेहतर तरीका होता है कि आप कम से कम पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, और ज्यादा नहीं, आप लेटेस्ट 2-3 साल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें, तो आपको यहां पर अपना संशोधित पाठ्यक्रम बनाने में काफी सहूलियत होगी। ये काम मैंने खुद करके ही आपका ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, और जो कोर एरिया आपको पढ़ना है उसी पाठ्यक्रम पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अलग अलग यूनिट में या अलग अलग इकाइयों में बांट दें। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं फिजिकल जियोग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। तो जो आपकी पहली यूनिट होगी ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। लेकिन अब यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इसका दायरा काफी बड़ा होता है और इसमें कई कंटेंट जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। यानी हम इसी यूनिट के अंतर्गत कई सब यूनिट बना सकते हैं, कई सब टॉपिक जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी के अंतर्गत आप एक टॉपिक इसमें ले सकते हैं, वो है खगोल की। यानी एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, खगोलकी के अंतर्गत आप ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, सौरमंडल के बारे में, या फिर मोशन ऑफ अर्थ जैसे एक टॉपिक है, पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी एक ही सेगमेंट के अंतर्गत कई टॉपिक निकलते चले जाते हैं, उसी का दायरा बढ़ता चला जाता है। जैसे भूगोल अपने आप में एक विषय है जिसमें हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एक विषय के रूप में भूगोल को समझेंगे एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से अप्रोच है पढ़ने के, इन सब पर भी बात होगी। कुछ मॉडर्न जियोग्राफर पर भी हम लोग बात करेंगे, कुछ एंशिएंट टाइम के जियोग्राफर हैं उन पर भी बात होगी और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस तरह की चीजें भी आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोर एरिया आप देखें तो उसके अंतर्गत पहली यूनिट आती है फिजिकल जियोग्राफी, और फिजिकल जियोग्राफी की शुरुआत आप खगोलकी से यानी एस्ट्रोनॉमी से कर सकते हैं, जिसमें आपका मेन टॉपिक होगा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, या फिर इसके अलावा जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में या अक्षांश देशांतर के बारे में। इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वो पार्ट होगा आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म आप यूज कर सकते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के अंतर्गत कई चैप्टर्स या कई टॉपिक इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग स्थल मंडल के अंतर्गत ये भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, या फिर पृथ्वी पर कई जो है प्राकृतिक प्रक्रम देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। यानी स्थल मंडल अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें कई चैप्टर्स आप जो है शामिल कर सकते हैं। तो जब हम लोग स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे तो शुरुआत सबसे पहले जो है वो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से करेंगे, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से कालखंड में पृथ्वी पर किन किन चीजों का विकास हुआ है, और फिर इसके बाद जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी पर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स या स्थल रूप पाए जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी भी या भू आकृति विज्ञान भी आप पढ़ेंगे।
तो लिथोस्फीयर का एरिया काफी वास्ट है, इसमें कई टॉपिक जो इंक्लूड होता जाएगा और उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कोर एरियाज रख रहा हूं कि कम से कम ये जाने कि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक एस्ट्रोनॉमी तैयार होना चाहिए, एक टॉपिक जो है आपका लिथोस्फीयर तैयार होना चाहिए। अब लिथोस्फीयर में भी बहुत सारे सब टॉपिक आप इसमें इंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही आप एक तीसरा सेगमेंट इसी में ले सकते हैं, वो है हाइड्रोस्फीयर। यानी जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के अंतर्गत आप महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे, महासागरीय उच्चावच के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ओशियन के जो रिलीफ फीचर्स हैं, या फिर इसी तरीके से जो महासागरीय नितल हैं उनके बारे में आप जानेंगे, या फिर इसके अलावा महासागरों के साथ लगी हुई बहुत सारी जो है जलीय निकाय हैं, यानी वाटर बॉडीज हैं, जैसे बे क्या है, गल्फ क्या है, या इसके अलावा स्ट्रेट किसे कहते हैं, जल संधियां किसे कहते हैं, ओशनिक करंट कौन कौन सी होती हैं, महासागरीय धाराएं, इन सब के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। या फिर महासागरीय जल के खारेपन के आधार पर हम इसकी कुछ विशेषताएं, इसके कुछ फीचर्स का भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से जलमंडल भी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसके अंतर्गत भी आप कई टॉपिक जो है वो इंक्लूड करेंगे, लेकिन कोर एरिया होगा हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, और इससे भी आपके पेपर में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आप इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं, वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब वायुमंडल के अंतर्गत भी अगर आप देखें तो कई टॉपिक इसमें कहीं ना कहीं जोड़े जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर देखा जाए तो आप इसमें वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी उसका कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का, या फिर वायुमंडल अलग अलग संस्तरों में विभाजित है, यानी उसके अलग अलग लेयर्स हैं, या उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, यानी जो उसके संस्तर हैं, उसकी क्या क्या जो है इंपॉर्टेंस है, उसके क्या महत्व है, और किस तरह की जो है वो प्राकृतिक प्रक्रम किस किस मंडल के अंतर्गत दिखाई देते हैं, उन सब का भी आप अध्ययन करेंगे। फिर इसके अलावा इसी से जुड़े हुए कुछ फर्दर टॉपिक भी हैं, जैसे मान लीजिए जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानना, या फिर वायुमंडल के अंतर्गत ही आप ये भी पढ़ेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका ऊष्मा बजट क्या है, कितनी ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर आती है और कैसे वो जो है यहाँ से परावर्तित होती है, यानी जो इनकमिंग इंसोलेशन है और जो यहाँ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके अलावा वायुमंडल के अंतर्गत ही मौसम संबंधी गतिविधियों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, यानी क्लाइमेटोलॉजी भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जलवायु विज्ञान की पवनें क्या होती हैं, वायुदाब क्या है, और कौन कौन सी स्थानीय पवनें चलती हैं, या फिर किस तरह की जो है वो ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, या इसके अलावा प्रचलित पवनें प्रिवेलिंग विंड्स कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग अध्ययन करें। तो इसका जो मेजर टॉपिक होगा, यानी कोर एरिया तो हो गया एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में भी सब टॉपिक अगर हम बनाते चले जाएं तो जैसे वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संस्तर, फिर उसके बाद उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फिर इसके बाद अर्थ का हीट बजट यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट, फिर इसके अलावा मैंने कहा कि वायुदाब, और फिर वायु राशियों के बारे में या पवनों के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाए। फिर ऐसे ही पृथ्वी पर जो तापमान का वितरण है उसके आधार पर जो ताप कटिबंध बनाए गए हैं, यानी थर्मल जोन बनाए गए हैं, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उसका विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच मिलता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक टॉपिक इसमें आप और जोड़ सकते हैं, वो है बायोस्फीयर। जैवमंडल। तो बायोस्फीयर या जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स का जो है वो ग्रोथ होता है, यानी जो
जैविक तत्व हैं या जो जीवित या विकास प्रक्रम के अंतर्गत जो जीवधारी हैं, वो जिन क्षेत्रों में, जिन निचय में वो निवास करते हैं, उनके बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जैव मंडल के अंतर्गत जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का एक आपको संयोग या कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसमें पादप जगत हो या जंतु जगत हो जिनका विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी में आप कुल मिलाकर के ये 5 जो है मेन टॉपिक कवर करने अगर, तो आप यूनिट फर्स्ट ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि खगोल की, स्थल मंडल, फिर इसके बाद जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये 5 कंपोनेंट आपके सामने होंगे। इन्हीं को तैयार करके आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें यानी दूसरी यूनिट अब हम ले सकते हैं, वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल। अब अगर हम लोग आर्थिक भूगोल की बात करें यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें, तो भूगोल के अंतर्गत कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान रखती हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि उसका एक पहलू ऐसा है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और उसका एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है जो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे एक क्षेत्र है कृषि यानी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को जब आप इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कृषि संबंधी गतिविधियों से आप केवल इस तरह की चीजों का अध्ययन करते हैं कि जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, जो कृषि की फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है वो कौन कौन सी फसलें हैं, इन सब के बारे में उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। या फिर कृषि आयोग के बारे में आप जानते हैं, इस तरह से कृषि की विपणन संबंधी जो नीतियां उसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन जब हम भूगोल के अंतर्गत इस टॉपिक को लेते हैं, ये भी जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। यानी इसमें अगर देखा जाए तो आप सब टॉपिक अगर बनाएं तो जैसे एक टॉपिक हो गया एग्रीकल्चर। अब जब आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में इसकी स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे कृषि फसलों का जो विभाजन है, अलग अलग सीजन है, जैसे रबी सीजन, खरीफ सीजन, जायद सीजन, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रबी सीजन की फसलें कौन सी हैं, या फिर खरीफ में कौन सी फसलें जो है पैदा की जाती हैं, जायद की फसलें कौन सी हैं, इनका काल क्या होता है, इनका पीरियड क्या है जब इन फसलों की खेती होती है। इस तरह की बातें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में कृषि से संबंधित पूछी जाएंगी। इसके साथ साथ कृषि की जब हम बात करते हैं तो इसी में पशुपालन भी एक क्रिया शामिल की जाती है, इसी में मत्स्य और वानिकी जैसे क्षेत्र भी शामिल किए जाते हैं। यानी कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य हो, वानिकी हो, ये सारे टॉपिक मिलाकर के जो है वो आप इसका पहला जो है टॉपिक मान सकते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत उद्योग जोड़ा जा सकता है, यानी इंडस्ट्री। अब जैसे इकोनॉमिक्स में भी आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में इंडस्ट्री का टॉपिक अलग तरीके से डील होता है, और भौगोलिक सेंस में अगर आप, ज्योग्राफिकल सेंस में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का टॉपिक अलग तरीके से डील होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष किस्म के औद्योगिक संकुल का विकास हुआ, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भारत का ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भारत का हिस्सा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल था, बिहार का क्षेत्र था, झारखंड का क्षेत्र है, उड़ीसा है, यहाँ पर आप देखेंगे लौह इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण ज़्यादा है।
तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी जो है कारक है, फैक्टर्स हैं जिसके कारण इस तरह के औद्योगिक संकुल का विकास यहाँ पर हुआ। या सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र जैसे पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, तो क्या कारण है कि वहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। इस तरह की चीजें वो भौगोलिक आधार पर आपसे पूछी जा सकती। तो औद्योगिक विकास के संदर्भ में यहां पर आप ज्योग्राफिकल सेंस में चीजों को डील करेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, यह भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसके अलावा खनिज संसाधनों का वितरण भारत में कहाँ कहाँ कैसे है, यानी लोहा अधिकतम किस क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, या फिर खनन के क्षेत्रों में आप वितरण देखेंगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से खनिज संसाधन उपलब्ध है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं या गैर परंपरागत स्रोत हैं, उसका विकास किस किस क्षेत्र में किस रूप में हुआ है। तो यहाँ पर एक खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स भी आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। फिर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आर्थिक भूगोल में ही एक और टॉपिक आप जोड़ सकते हैं, वो है परिवहन के साधन यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जैसे सड़क परिवहन है या फिर रेल परिवहन है या फिर वायु परिवहन है या फिर जल परिवहन है, तो परिवहन के साधनों का विकास और इनका वितरण और फिर इसके साथ साथ इनका जो है वो किस तरह से योगदान है किसी देश के आर्थिक प्रगति में, आर्थिक विकास में, इस संदर्भ में भी हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ये कुछ टॉपिक यानी कृषि, उद्योग, खनिज और ऊर्जा संसाधन और परिवहन ये तैयार कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेंस में जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर देने में आप अपने आप को सहज पाएंगे। फिर इसके साथ अब हम अगली यूनिट को ले लें यानी तीसरी यूनिट। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम अलग अलग यूनिट में बांट कर भी पढ़ सकते हैं। तो एक यूनिट हो गई फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप कौन कौन से मेन एरिया डील करेंगे ये स्पष्ट हुआ। फिर आया दूसरा यूनिट जो है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें कौन कौन से टॉपिक आप डील करेंगे ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल। अब मानव भूगोल भी अगर आप अपना पाठ्यक्रम देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर को ही आधार बनाकर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं और यहां पर देख रहा हूं कि उसके आधार पर इसमें भी कई टॉपिक शामिल किए जा सकते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है विश्व की मानव प्रजातियां। यानी ह्यूमन रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में कई तरह की मानव प्रजातियां पाई जाती हैं, या इसी के अंतर्गत आप ट्राइब्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, यानी जो जनजातियां पाई जाती हैं इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और कौन, जैसे मंगोलायड एक प्रजाति है, ऑस्ट्रेलायड एक प्रजाति है, या इसी तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में वितरित हैं। तो इनसे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा जाता है।
फिर इसके साथ साथ जो ट्राइब्स हैं यानी जनजातियां हैं, ऐसा नहीं केवल भारतीय संदर्भ में बात हो रही, मैं वैश्विक संदर्भ में बात कर रहा हूं। जैसे बहुत सारी जो है प्रजातियां अफ्रीकी महाद्वीप में, या उसी संदर्भ में आप कई तरह के ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये ट्राइब्स कहां पर स्पेशली पाए जाते हैं? जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि मसाई नाम की जनजातियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो या फिर होट्टू नाम की प्रजातियां, या फिर बोड्डू नाम की प्रजातियां, या फिर संथाल हैं, यानी ये जो जनजातियां हैं, मुंडा हैं, खोर हैं, तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो जनजातियों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत के संदर्भ को भी ध्यान में रखते हुए और विश्व के संदर्भ को भी ध्यान में रखते हुए आपको यह टॉपिक तैयार करना होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मानव भूगोल का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, इसके अंतर्गत जैसे जनसंख्या की कौन कौन सी संरचना होती है, जैसे मान लीजिए लैंगिक क्षेत्र में किस तरह से जो है लैंगिक अनुपात यानी सेक्स रेशियो मिलता है, किस क्षेत्र में किस तरह का सेक्स रेशियो है। जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो आप केरला में देखते हैं कि सेक्स रेशियो बहुत ही रिच है, लेकिन हरियाणा में आप देखते हैं सेक्स रेशियो बहुत पुअर है। तो इस तरह से वैश्विक संदर्भ में भी कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर इसके अलावा जो सेंसस रिपोर्ट के कई जो है बेस होते हैं, जैसे शिक्षा का अनुपात क्या है, लिटरेसी रेट के बारे में, या जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, इस तरह के संगठन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या संगठन भी मानव भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन, फिर इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसमें तीसरा टॉपिक हम लोग शामिल कर सकते हैं, वो है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। इसमें विशेषकर जो पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी पर भी प्रश्न पूछा गया है। और इस संदर्भ में आप सब शायद जानते भी हो कि माल्थस के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में भी चीज़ों को जानेंगे कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग चरणों को स्पष्ट किया, तो उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर एक टॉपिक आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, वो है पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण किस रूप में है, किस क्षेत्र में आबादी अधिक निवास करती है, उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं, किस क्षेत्र में आबादी बहुत विरल है, यानी कि बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरीके से डिस्पर्स पॉपुलेशन है, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके अलावा इसी का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मानव विकास। यानी मानव विकास की परिभाषा क्या है, मानव विकास कहते किसे हैं, मानव विकास को मापने का आधार क्या है, और मानव विकास के संदर्भ में जो सूचकांक जारी होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से मानव भूगोल के अंतर्गत आप देख रहे हैं मानव समुदाय या मानव समाज को ध्यान में रखकर कुछ विषय है जिसका आप अध्ययन करें। तो भूगोल के अब तक 3 यूनिट मैंने आपके सामने रखे, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसके बाद हम लोग एक अगला सेगमेंट ले सकते हैं, वो है महाद्वीपीय भूगोल, यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग विश्व का प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल या इसी को आप कह सकते हैं महाद्वीपीय भूगोल, इसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या फिर कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी।
तो इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी यानी महाद्वीपीय भूगोल, तो आप सब जानते हैं कि विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। और ये जो 7 महाद्वीप हैं, इन्हीं महाद्वीपों के बारे में हम कई विषयों का बिंदुवार अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें पहला टॉपिक लेते हैं एशिया, तो एशिया के अंतर्गत कई चीज़ों का अध्ययन आपको करना होगा। जैसे एशिया के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे, यानी कि ये लोकेशन वर्ल्ड मैप पर इसकी कहाँ है। फिर इसके साथ साथ जो है वो एशिया के कौन कौन से राजनैतिक प्रदेश हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं, ईस्ट एशिया किसे कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया किसे कहते हैं, साउथ एशिया किसे कहते हैं, वेस्ट एशिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ एशिया में इसकी कुछ भौतिक विशेषताएं हैं, यानी इसके कुछ भौतिक लक्षण हैं, जैसे इसके प्रमुख पर्वत, इसके पठार, इसके मैदानी इलाके, या फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से उच्चावचीय विशेषताएं पाई जाती हैं, किस तरह के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करें। तो ये कई टॉपिक इसमें जुड़ता चला जाएगा, जैसे एशिया की जलवायु, एशिया की प्राकृतिक वनस्पतियां, इन सब के बारे में इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो पूरे एशिया महाद्वीप को आप अलग अलग टॉपिक में रखकर, यानी अलग अलग जो है डायमेंशन में इसकी स्टडी करें, तो लगभग 8-9 टॉपिक इसमें निकलेंगे। और ये केवल एशिया पर ही नहीं, बल्कि चाहे आप जो है अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करें, उत्तर अमेरिका पढ़ें या दक्षिण अमेरिका पढ़ें, सभी महाद्वीपों के इन तरह की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को कहते हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल या महाद्वीपीय भूगोल। यानी ओवरऑल इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम 7 महाद्वीप पढ़ेंगे और सातों महाद्वीप का क्या क्या टॉपिक होगा जो हमें तैयार करना। जैसे मैंने एक उदाहरण भी रखा कि एशिया की अवस्थिति, एशिया के राजनीतिक प्रदेश, एशिया की भौतिक विशेषताएं, एशिया की जलवायु, एशिया के प्राकृतिक वनस्पतियां, एशिया के वन्य संसाधन या वन्य जीव, या एशिया के इसके साथ साथ आर्थिक विशेषताएं, यानी किस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है, परिवहन के साधन कैसे हैं। फिर एशिया के जो है वो कहीं ना कहीं मानव भूगोल के संदर्भ में कुछ टॉपिक, जैसे जनसंख्या का वितरण कैसा है, सर्वाधिक सघन आबादी वाला इलाका एशिया में कौन सा है, विरल आबादी वाला इलाका कौन सा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग एक एक महाद्वीप के अनुसार करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम अगली यूनिट पर आते हैं तो ज्योग्राफी में एक और यूनिट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, वो होगी 5वीं यूनिट। यानी अभी तक मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स को डील करेंगे, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डील करेंगे, थर्ड यूनिट के अंतर्गत आप ह्यूमन ज्योग्राफी को डील करेंगे, फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो है वो आप कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी यानी महाद्वीपीय भूगोल का अध्ययन करेंगे, और जो 5वां यूनिट होगा इसके अंतर्गत फिर आप भारत के भूगोल को विशेष ध्यान में रखते हुए यानी भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन ज्योग्राफी ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इसके अंतर्गत भी कई टॉपिक जुड़ते चले जाएंगे, जैसे भारत का एक सामान्य भौगोलिक परिचय, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। अब भौगोलिक परिचय यानी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन में आप ये पढ़ेंगे कि जैसे भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से कितना विस्तार लिए हुए है, देशांतरीय दृष्टि से कितना विस्तार लिए हुए है, या फिर किस गोलार्ध में अवस्थित है, इसका विस्तार जो है मुख्य भूमि का कहां से कहां तक है, और अगर हम समुद्री सीमा को यानी द्वीप समूहों को भी ले लें तो इस आधार पर हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। फिर इसके साथ साथ भारत की मानक समय रेखा क्या है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से तुलनात्मक रूप से कितना आगे है या कितना पीछे है, इन सब बातों का अध्ययन हम लोगों को इसके अंतर्गत करना होता है। फिर कहीं ना कहीं जो है वो भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो हैं उनसे हमारी सीमाएं कहां कहां पर लगती हैं, कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी लंबी हैं, किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा बनती है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत हम लोग डील करेंगे।
फिर ऐसे ही आप यहाँ पर भारत के जो है वो प्राकृतिक विशेषताएं यानी प्राकृतिक प्रदेश या भू आकृतिक लक्षण का अध्ययन करेंगे। तो इसी टॉपिक को आप कह सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब फिजिकल डिवीजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है, इसको भी समझेंगे। यानी उच्चावच के लक्षणों के आधार पर किसी भी एक राज्य क्षेत्र को हम अलग अलग भौतिक प्रदेशों में या प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का विशाल मैदान या फिर दक्कन का पठारी इलाका या फिर इसी तरीके से तटीय मैदान या फिर जो है वो आप कहीं ना कहीं जो है पाएंगे कि भारत को इस तरह से भौतिक लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग यानी द्वीप समूहों को भी मिला लें तो अलग अलग इकाइयों में 5 यूनिट में बांट सकते हैं। तो चाहे 4 में बांटे या 5 में, लेकिन बांटने का आधार क्या होगा, किस आधार पर इसे विभाजित किया गया है, ये कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन किया जाए। और इससे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है क्योंकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या वो ज्यादा रहती। जैसे इसमें प्रश्न आ जाएगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अब दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में आपको जानकारी तब मिलेगी जब आप प्रायद्वीपीय भारत के जो है उच्चावच लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये पूरा टॉपिक होगा भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें ना केवल प्रदेशों का नाम जानना है बल्कि उनकी क्या जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उनके क्या रिलीफ फीचर्स हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर के प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इन पर्वतीय प्रदेशों में जो हिमालय सबसे प्रमुख है, हिमालय की 3 समानांतर जो है वो श्रेणियां कौन सी हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, फिर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसमें भाभर का इलाका क्या है, तराई बेल्ट किसे कहते हैं, खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, बांगर क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये सब आप लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। फिर अगर आगे बढ़े तो अगला टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाता है भारत का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र आप महाद्वीपीय भूगोल के अंतर्गत हर एक महाद्वीप के भी बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही भारत का अध्ययन करते समय भी, भारत के भूगोल को पढ़ते समय भी आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है नेचुरल ड्रेनेज, यानी नदियों की बात हो रही है, नदी सरिताओं की बात हो रही है। तो भारत में नदियों का जो है वो क्या प्रतिरूप है, किस तरीके से भारत में नदियों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की नदियों को एक हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां जिसको पश्चिमी प्रवाहित नदियां कहते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यानी पूर्वी प्रवाहित नदियां कहते हैं, और एक जो है वो उत्तर में 3 महान जो है नदी तंत्र जिसमें सिंधु का नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी चाहे इंडस रिवर सिस्टम हो, चाहे गंगा रिवर सिस्टम हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो या पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हो, इन सबको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डील करें। और ज़्यादा बेहतर होगा कि इन नदी तंत्रों का अध्ययन करते समय ही इसमें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी जोड़ लें, यानी इन नदी घाटियों में या इन नदियों पर जो बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है या इसी तरीके से दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, इन सब के बारे में भी हम लोग इसी के साथ जोड़कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे फिर टॉपिक ले सकते हैं, यानी चौथा टॉपिक भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यानी इंडिया के क्लाइमेटोलॉजी पर थोड़ा सा जो स्पेशल फीचर्स है, भारत में एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। ये मानसूनी जलवायु क्यों कहे गई, मानसून कहने का यहाँ अर्थ क्या है और किस तरह से भारत में मानसून का प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर न केवल भारत की जलवायु विशेषताएं बल्कि इसके साथ साथ इसी के अनुरूप भारत में किस तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास हुआ, यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और फिर जो वन्य संसाधन है, यानी जो हमारे एक तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्स है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत हम लोग भारत के खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे, ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करेंगे, यानी मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही एक टॉपिक इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, वो है भारत में परिवहन और संचार साधनों का जो विकास हुआ, यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। या इसमें एक और अध्याय जोड़ा जा सकता है, वो है कि भारत में किस तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में किन जनजातियों का कैसा वितरण है। और इसी में अगला टॉपिक फिर हम जोड़ सकते हैं और वो होगा भारत की जनसंख्या के संदर्भ में जो जनगणना रिपोर्ट आती है, यानी 2011 में या तो जनगणना रिपोर्ट आई थी या अभी 10 वर्ष के बाद जब पुनः जनगणना होती है तो जो लेटेस्ट इस पर आंकड़े आएंगे उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी आगामी परीक्षाओं में जनगणना रिपोर्ट के आधार पर जो प्रश्न आएगा वो 2011 के ही सेंसस पर बेस्ड होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद वो जनगणना आयोजित होती है। तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो ये अगर कोर एरियाज आप तैयार कर लें, यानी जितने टॉपिक मैंने आपके सामने रखे यही कोर एरियाज हैं, यानी मुख्य क्षेत्र है, मुख्य विषय है जिससे प्रश्न हर हाल में आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। तो अगर आप पूरे जियोग्राफी के पाठ्यक्रम को संशोधित करें, मॉडिफाई करें, तो अलग अलग यूनिट बना सकते हैं, जिसमें मैंने आज यूनिट 1 आपको कहा फिजिकल जियोग्राफी, यूनिट 2 इकोनॉमिक जियोग्राफी, यूनिट 3 ह्यूमन जियोग्राफी, यूनिट 4 कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी, यूनिट 5 इंडियन जियोग्राफी। इस तरह से आपका टॉपिक जो है वो बांट दिया। अब यहां पर एक और यूनिट आप इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं, वो होगा छठा भाग, और यूनिट 6 के अंतर्गत हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर फोकस करेंगे, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। इससे आज के दौर में प्रश्न पत्रों में कई प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के संदर्भ में कुछ आधुनिक जो है रिपोर्ट है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जलवायु के जो है संकट को ध्यान में रखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, कई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, या फिर इसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। तो ओवरऑल इस तरह से अगर देखा जाए आप इतने एरिया को कवर कर लें तो ज्योग्राफी में आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे, एक बेहतर अंक आप अर्जित कर सकेंगे। तो बच्चों यहां पर आपके सामने ये पाठ्यक्रम इसीलिए रखा गया कि आप जब अपने पढ़ने की रणनीति निर्धारित करें तो कोशिश ये करें कि कोई भी विषय वस्तु छूटे नहीं। मेजर एरिया पढ़ने का यही है, बाकी अलग अलग एग्जाम में थोड़े बहुत टॉपिक में फेरबदल देखने को मिलता है, लेकिन कोर एरियाज ये है जिस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इन्हीं के अनुरूप हम लोग अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपके लिए काफी उपयोगी होगा और भूगोल विषय के पढ़ने की या अध्ययन की योजना बनाते समय इससे आपको काफी सहूलियत होगी। तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई नियोजित कर सकें, सफलता अर्जित करें, और ईएलएस परिवार की ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामना है कि आप अपने शिक्षक बनने के कैरियर में सफलता अर्जित करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। तो बच्चों इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं कुछ अन्य विषयों पर आपसे बातें शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।